ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज म्यूचुअल फंड शो और अब हम फोकस करेंगे हाइब्रिड फंड्स पर और फोकस फंड्स पर, क्योंकि दोनों ही कैटेगरीज में हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स का रुझान तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा ज्यादा बेटर है। हाइब्रिड फंड्स जहां इक्विटी और डेट का संतुलन देते हैं, वहीं फोकस फंड्स कम स्टॉक्स में हाई कन्विक्शन के साथ बेटर रिटर्न की कोशिश करते हैं। दोनों फंड्स क्या हैं, किन निवेशकों के लिए बेहतर हैं, इसको समझते हैं। हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो इनफैक्ट सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि करंट मार्केट सिनेरियो में इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी हाइब्रिड फंड्स को लेकर क्या होनी चाहिए। प्लस क्योंकि आपने काफी सारे मार्केट्स देखे हैं, मार्केट साइकिल्स देखी हैं, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है कि जब मार्केट्स में गिरावट हो, एप्रीहेंशंस हो, कंफ्यूजन हो, तो प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले हाइब्रिड फंड्स कैसा परफॉर्म करते हैं? दीपाली जी नमस्कार। मेरे हिसाब से ये दोनों जो कैटेगरी आपने बताई वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए है। एक रिटेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अल्ट्रा एचएनआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हाइब्रिड कैटेगरी आपने बोली वो ऑफ कोर्स एक रिटेल निवेशक के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। 7 किस्म के हाइब्रिड फंड्स हैं, ये जानना जरूरी है। एक है कंजर्वेटिव बैलेंस्ड फंड हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, आर्बिट्राज फंड, इक्विटी सेविंग स्कीम। ये 7 किस्म के फंड्स हैं जिनको हम हाइब्रिड कह सकते हैं क्योंकि इसमें इक्विटी डेट दोनों का मिक्स होता है। दूसरे एसेट्स भी हो सकते हैं, जैसे मल्टी एसेट में गोल्ड भी हो सकता है, रीट्स भी हो सकते हैं। सो पॉइंट इज, ये एक एसेट एलोकेशन के माध्यम से एक एक निवेशक अपने एसेट एलोकेशन को फंड मैनेजर को डेलीगेट करता है, भाई साहब आप ही करिए। वरना एक बड़ा आदमी जो होता है, एचएनआई होता है, उसको अपने एसेट एलोकेशन पे ज्यादा पकड़ की जरूरत पड़ती है, तो इन फंडों की कम जरूरत पड़ती है। यही मेरा मानना है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, ऐसे वातावरण में कौन से फंड्स अच्छा करते हैं? ऑफ कोर्स ये रिस्क के वातावरण में प्योर इक्विटी से मुकाबले ये थोड़ा कम गिरते हैं क्योंकि इसमें डेट की मात्रा होती है। बट जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म में इनकी परफॉर्मेंस इक्विटी फंड से कम आती है, बिकॉज इक्विटी में आप अगर वॉलेटिलिटी को वेदर कर लेते हैं, ऐसे मौके आते हैं हर 3-4 सालों में, ऐसे वॉर, युद्ध, कोई ना कोई बहाने से मार्केट गिरती है भारी भरकम, अगर उसको संभाल लेते हैं तो इक्विटी फंड्स डिलीवर बेटर इन द लॉन्ग टर्म। तो फिर फिरोज, जैसे आपने बताया कि हाइब्रिड फंड्स की भी काफी कैटेगरीज है, जिसमें मल्टी एसेट भी है, अग्रेसिव भी है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स भी हैं। करंट मार्केट सिनेरियो में कौन सी कैटेगरी वेल सूटेड हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए? या फिर अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना है, होराइजन कितना है। प्लस जब प्रोलॉन्ग बियर मार्केट होता है तब किस तरीके का डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये फंड्स ऑफर करते हैं? डाउनसाइड प्रोटेक्शन अब्सॉर्बेंट ऑफर करते हैं, डाउन साइड को थोड़ा अब्सॉर्ब कर लेती है मल्टी एसेट और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अगर आपको मार्केट की स्थिति से बहुत घबराहट होती है तो मल्टी एसेट फंड में दूसरे एसेट्स भी हैं। माना इस बार मैंने बोला तो था ही, बट इस बार ये डिवर्सिफिकेशन की जो गोल्डन रूल है वो भी नहीं चली। गोल्ड में भी दिक्कत है, डेट की यील्ड्स भी बढ़ रही हैं और इक्विटी भी गिरी हुई है, रीट्स का भी हाल बुरा ही है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि मल्टी एसेट की जो डिवर्सिफिकेशन थी इस बार नहीं चली है, हमेशा से चलती आ रही थी। तो मल्टी एसेट फंड्स एंड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, अगर आपको अनश्योर हैं, आप नए निवेशक हैं, आपको 15% की मार्केट गिरावट से भी बहुत हलचल हो जाती है, आपके जज्बात आप काबू में रख सकते हैं, तो दीज आर द 2 कैटेगरीज प्रिस्क्राइब्ड जस्ट फॉर यू। और फिरोज, एक सवाल और हाइब्रिड फंड्स पर, वो ये कि फिलहाल इन्वेस्टर्स को क्या सलाह, अगर हाइब्रिड फंड्स में एक्सपोजर ले रहे हैं, लमसम लगाना सही रहेगा या फिर स्टिल एसआईपी वुड बी अ बेटर अप्रोच? प्लस ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज एलोकेशन हाइब्रिड फंड्स में रखना चाहिए? मेरे हिसाब से एसआईपी तो करनी ही चाहिए। देखिए, एसआईपी उस पैसे के लिए होती है जो आगे कमाने वाले हो आप। जो कमा चुके हो उसको अब लमसम नहीं डालोगे तो कब डालोगे? पहले तो ही आज मार्केट ऑलमोस्ट 1.5 साल से कोई रिटर्न नहीं आई है, मार्केट 12-13% पीक से कम है। 26,300 से आज 23,000 की लेवल है, तो ऑलमोस्ट 3,200 पॉइंट कितने होते हैं? 15% होते हैं। 15% की करेक्शन मिल गई, 1.5 साल मुफ्त में टाइम पास किया, मार्केट ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया। अर्निंग्स बढ़ी है, 18-19% निफ्टी की अर्निंग्स बढ़ी है इस दौर में। अब इसमें से क्या मार्केट 5-7% और गिर सकती है? जरूर गिर सकती है। मार्केट हर साल 15% गिरती है, 26 सालों का डेटा कहता है।
अब आपको लमसम ही लगाना चाहिए और 5-7% की और गिरावट की उम्मीद करनी चाहिए एट मैक्सिमम। एंड स्पेशली मल्टी एसेट और बैलेंस एडवांटेज खरीद रहे हैं तो उसमें तो टाइमिंग का बिल्कुल दरकार नहीं है आपको। सो यू शुड गो लमसम। एंड जो आपके फ्यूचर पैसे हैं वो तो आज डाल ही नहीं सकते क्योंकि आपकी जेब में नहीं है, तो एसआईपी इज फॉर योर फ्यूचर कैश फ्लोज एंड SIPs are for your future cash flows and lump sum for your existing बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं उसको तो lump sum ही डालें। ओके तो ये बात हुई हाइब्रिड फंड्स की। अब चर्चा फोकस फंड्स की भी कर लेते हैं। और जैसे फिरोज जी आपने भी कहा शुरुआत में कि फोकस फंड्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं हाइब्रिड फंड से, और एज नेम इंडिकेट यहाँ कुछ लिमिटेड स्टॉक्स पर फोकस रहता है। तो पहले तो समझना चाहेंगे कि फोकस्ड फंड्स होते क्या हैं, प्लस कंसीडरिंग कि इनका फोकस कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स पर ही रहता है, क्या ये जिस तरीके के वॉलेटाइल कंडीशन बनी हुई हैं, क्या ये रिस्कियर इन्वेस्टमेंट हो सकती है? दीपाली जी, ऑफ कोर्स इसमें फोकस फंड का ये मायने है कि फंड मैनेजर को 25 स्टॉक से ज्यादा खरीदने की परमिशन नहीं है। तो फोकस्ड का एक न्यूमेरिकल इंटीजर है 25 स्टॉक। ज्यादातर इस स्कीम में 20 से 22 स्टॉक रखते हैं फंड मैनेजर्स। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा होती है, बट बेहतरीन फंड होते हैं क्योंकि पीएमएस की जो इंडस्ट्री है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, उसको फोकस फंड से रिप्लेस करना, इसलिए मैं कह रहा था ये एचएनआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएनआई को बड़ा मजा आता है एक पीएमएस खोलने का, उसको कस्टमाइजेशन 50 लाख रुपए मिनिमम टिकट देके 3-4 लाख करोड़ की इक्विटी पीएमएस की इंडस्ट्री है। बट फोकस फंड के होते हुए पीएमएस का रहना मेरे हिसाब से उचित ही नहीं है क्योंकि इसमें टैक्स एफिशिएंसी कई ज्यादा है पीएमएस के मुकाबले। सो इज द कंसंट्रेशन मोर? आंसर इज यस। थोड़ा रिस्क ज्यादा है? द आंसर इज यस। लॉन्ग टर्म में उसकी रिस्क इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हो फोकस फंड की कैटेगरी की, वो निफ्टी के बराबर आती है क्योंकि निफ्टी में 50 स्टॉक है, इसमें 20-25 स्टॉक होते हैं। निफ्टी की स्टैंडर्ड डिविएशन 13% की है फॉर द लास्ट 5 इयर्स और इस कैटेगरी की स्टैंडर्ड डिविएशन 12 है। ये रिस्क का आंकड़ा होता है, ऑलमोस्ट फोकस फंड की कम है। तो रिस्क शॉर्ट टर्म में ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में 5 ईयर होल्डिंग पीरियड में फोकस फंड की भी रिस्क निफ्टी से कम आती है। तो ज्यादा घबराए ना, पीएमएस का एक बहुत बेहतरीन रिप्लेसमेंट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जिसमें 50 लाख रुपए एचएनआई डालता है। वो तो रिडंडेंट हो जाता है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर जो भी निर्णय लेते हैं उस पर टैक्स नहीं लगती फंड इन्वेस्टर को। पीएमएस में हर ट्रांजैक्शन की टैक्स लगती है, वो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज द होल्डिंग पीरियड। ओके अच्छा फिरोज जी, लॉन्गर टर्म में हमने देखा है कि फोकस्ड फंड्स की इन जनरल जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रही है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो क्या सजेशन आपका होगा कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो कंसिडर करना चाहिए? प्लस हालांकि रिटर्न्स को इवैल्यूएट करना डिफिकल्ट है, बट क्या टेंडेंसी इन फंड्स की होती है वॉलेटाइल मार्केट में अंडर परफॉर्म करने की या आउट परफॉर्म करने की? क्या कैपेसिटी यूजुअली रहती है? दीपाली जी देखिए, शॉर्ट टर्म में फंड क्या करता है, एक लॉन्ग टर्म निवेशक को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट हकीकत यह है कि दिल भी बोलता है, दिमाग भी बोलता है ऐसी स्थिति में। बट एक्चुअली अगर आप लॉन्ग टर्म ओनर हैं तो शॉर्ट टर्म में 6 महीने में कैसी परफॉर्मेंस आती है उससे आपकी जिंदगी निर्भर नहीं करती है। हैविंग सेड विच, फोकस फंड्स की परफॉर्मेंस या कोई भी कैटेगरी की परफॉर्मेंस को मैथमेटिकली इवैल्यूएट करना इतना कठिन नहीं है। दो ही चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है, इस कैटेगरी में कितने प्रतिशत फंड निफ्टी को और उसके बेंचमार्क को बीट करते हैं, और अगर ये बीट करते हैं तो कितनी मात्रा में बीट करते हैं। ये दोनों ही आंकड़े मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 1 ईयर पीरियड में 52% ही फोकस फंड्स हैं जिन्होंने निफ्टी को बीट किया और बेंचमार्क को भी बीट किया। बट 3 ईयर में 86% फोकस फंड, जो 29 फंड्स हैं आज फोकस फंड कैटेगरी में, उसमें से 81% ने निफ्टी को बीट किया। 5 ईयर में 71% ने निफ्टी को बीट किया, उसके बेंचमार्क को भी इन्होंने बीट किया है। बट खासियत यह है जब वो बीट करते हैं तो एवरेज आउट परफॉर्मेंस जो है वो आई है ऑलमोस्ट अबाउट 4 to 5% अपने बेंचमार्क से कंपाउंडेड एक्सेस रिटर्न इन्होंने दी है। सो फोकस्ड हैज डन इट्स जॉब इज द की समरी। और फिरोज जी एक फाइनल क्वेश्चन, हालांकि आपने हाइब्रिड और फोकस दोनों ही फंड्स की तमाम बारीकियां समझाई, होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोज एंड कॉन्स डिटेल में बताया, लेकिन टू सम अप अगर हाइब्रिड फंड्स और फोकस फंड्स दोनों के बीच का कंपैरिजन करें तो कैपिटल प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सा वेल सूटेड लगता है करंट मार्केट सिनेरियो में? कैपिटल प्रिजर्व करना है, शॉर्ट टर्म में कैपिटल प्रिजर्व करना है तो ऑफ कोर्स हाइब्रिड फंड्स, क्योंकि उसमें डेट है। लॉन्ग टर्म में मार्केट अपनी कैपिटल प्रिजर्व कर लेती है।
इंसान को लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए। मेरे को एक स्टेटमेंट दिखा दो जो 15 साल से कोई एसआईपी कर रहा हो उसकी नेगेटिव हो। नहीं है ऐसा स्टेटमेंट। तो कैपिटल अपने आप प्रोटेक्ट हो जाती है म्यूचुअल फंड में, आपको वक़्त देना पड़ता है। जैसे पौधे को पेड़ बनते-बनते वक़्त लगता है, रोज़ निकाल के देखते हैं पौधे को और अपरूट करके निकाल के वापस डालेंगे, तो बढ़ेगा नहीं वो, पेड़ कभी नहीं बनेगा और पौधे का पौधा ही रहेगा और आप उस पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कुल मिला के प्रोटेक्शन शॉर्ट टर्म में करनी हो तो बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड्स। फ़ोकस्ड फंड्स भी ठीक हैं क्योंकि वो ऑटोमैटिक अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आपको वक़्त देना आपका फ़र्ज़ है और फंड का फर्ज है कि भाई लॉन्ग टर्म में आपकी कैपिटल पे तो आंच नहीं आनी चाहिए और ब्याज तो एटलीस्ट आने की उम्मीद होती है। एंड डबल डिजिट रिटर्न्स आर क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल वेल सेड। और इनफैक्ट इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर कैपिटल प्रिजर्व करना है या कैपिटल को ग्रो करना है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म व्यू आपको लेकर चलना है, एसआईपीज कंटिन्यू करनी है और फॉलिंग मार्केट से बिल्कुल नहीं घबराना है। वेल थैंक यू फिरोज जी आने के लिए शो में, हाइब्रिड और फोकस फंड्स के बारे में इन डिटेल हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आवाज म्यूचुअल फंड शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।